ए अवैसी। दूसरे दिन मैंने भी बोला ए देवेंद्र, मैं भी कहाँ खामोश बैठता उसके अंदर। मैं बोला ले, हम बोले नहीं, तू जो भाषा में बात करेंगे उसी भाषा में हम तुझको जवाब देंगे। मस्जिद में जाके चुन चुन के मारूंगा करके। अब इत्तू सा है वो। मैं बोला कौन सी मस्जिद में आता बोल, कितने बजे आता बोल, गाड़ी भेजता है मैं तेरे को आ। दिल्ली में बैठ के बोलना था मैंने, इतना अच्छा काम किया भाइयों और बहनों। यहाँ पे क्यों आए? डरे हुए हैं, डर लग रहा। 2-3 दिन के बाद है तो यूपी के वो भी आने वाले हैं। कौन? तो उनका नाम नहीं लेते आप? उन्होंने शुरुआत की है इसलिए इम्तियाज जलील है तो उनको है तो अब नाम से नहीं पुकारता, टकला बोलता। तो आप एक चुने हुए मुख्यमंत्री को टकला बिल्कुल बोलेंगे? टकला बोलूंगा। तुमको क्या अधिकार हुआ है कि तुम इस मुल्क के मुसलमानों को ये कहते हैं कि तुम कटोरा उठाओ और पाकिस्तान चले जाओ? कि इम्तियाज जलील से पूछना कि पहले धर्म या पहले देश? महाराष्ट्र का चुनाव चल रहा है और लल्लन टॉप चुनाव यात्रा पर है। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है और इस वक्त हम औरंगाबाद शहर जो है उसका नाम जो छत्रपति संभाजी नगर हो गया है, उस शहर की सीट औरंगाबाद ईस्ट में है। और ये वो सीट है जहां पर असदुद्दीन ओवैसी को सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं, सबसे ज़्यादा उनकी जो नज़र है वो इस सीट पे बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से उनके दमदार नेता, उनके कद्दावर नेता और हैदराबाद के अलावा मजलिस का खाता दूसरे किसी लोकसभा में खोलने वाले इम्तियाज जलील साहब हैं। कैसे हैं इम्तियाज जी आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। उसमें सिर्फ आपको थोड़ा सा दुरुस्त कर दूं कि असद भाई की नज़र यहाँ पे नहीं है, सारे दुश्मनों की नज़र यहाँ पे है मेरी सीट के ऊपर। पूरे के पूरे ऐसा नज़र गाड़े हुए है कि इसको कैसा पटकना है, कैसा गिराना है करके। उसमें तो जितने भी मुखालिफिन है, जितने भी विरोधी है, पूरी ताकत यहाँ पर झोंक रहे। ऐसा क्या है आप में? क्या है, कोई भी हुकूमत नहीं चाहती है कि बोलने वाला चाहिए, लड़ने वाला चाहिए, भिड़ने वाला चाहिए उसमें। तो अगर मैं गूंगा मुक्का बहरा रहता था तो शायद इतना विरोध नहीं होता था। मैं भी असद अवैसी के जैसा लड़ता हूँ, भिड़ता हूँ, सरकार से आंख में आंख डालकर सवाल करता हूँ। तो इस वजह से इन्हें ऐसे लोग नहीं चाहिए उसमें तो जो उनके इशारों पे चले। आप ये कह रहे हो कि आपकी बहुत सारे मुखालिफत करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो आपकी लड़ाई किससे है? सरकार से है, विपक्ष से है, अघाड़ी से है, युति से है? देखिए पूरे गैंगअप हो गए हैं असल में। आप अंदाजा लगाइएगा कि एक सीट को हराने के लिए यहाँ पर भाजपा ने जो चाल चली है, जो अब वो बहुत सारे शहरों में चलते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हद कर दी उन्होंने कि इम्तियाज जलील को हराने के लिए 28 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए गए। 28 मतलब पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा यहाँ पे खड़े किए गए। इसमें क्या आप ये कह रहे हैं कि भाजपा ने खड़े किए? मैं 200% गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको। उनकी गाड़ी में पेट्रोल वो चला रहे हैं, उनके जितने भी पदयात्रा चल रही है उसके अंदर जो पैसे 300-500 रुपये दिए जा रहे हैं वो लोग चला रहे हैं। वरना मैं इस हिसाब से भी कह रहा हूं, अगर आप एक एक कैंडिडेट का अगर प्रोफाइल देखेंगे, देखिए लोकशाही है, हर एक को लड़ने का इख्तियार है, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जिनके घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं और वो आज उनके 10-10 ऑटो घूम रहे हैं प्रचार करने के लिए। वो जब रैली निकाल रहे हैं तो उनके पीछे है तो 300-300 रुपये में जो मिलते हैं नहीं क्या अपने झंडा पकड़ के जिंदाबाद जिंदाबाद करने वाले, तो वैसे है तो उनके पास है तो 100-100 लोगों को लेके घूम रहे हैं। तो भाई जिनके पास है तो खाने के मसले पड़े हुए हैं, वो यहाँ पर कैसा कौन इनको फंडिंग कर रहा है? स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा फायदा इसके अंदर उन्हें ही होने वाला है, इस वजह से वो कर रहे हैं। और मैं आपको सबूत के साथ कहता हूँ, ये जितने भी कैंडिडेट जब फॉर्म भरने के लिए, आपको MLA का फॉर्म भरना इतना आसान नहीं है। मैं पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मतलब मुझे किसी वकील का सहारा लेना पड़ता है, एफिडेविट सबमिट करना पड़ता है। ये जो कैंडिडेट्स खड़े थे, जब ये जहाँ पर सेंटर था फॉर्म भरने का, तो हर कैंडिडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक बंदा साथ में आ रहा था, क्योंकि उनकी डीलिंग ऐसी हुई थी कि भैया तूने जाके भरना फॉर्म, बाहर निकलेंगे तो तेरे को हम 25% अमाउंट देंगे। किसी का सौदा 2 लाख में हुआ होगा तो उसको 25% दिया जाएगा। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। गंभीर नहीं, मैं आप पे भारतीय जनता पार्टी जो है मानहानि का चैलेंज कर सकती है। मैं आपको ऐसी बातें बता, कोई नहीं करता सर मेरे ऊपर मानहानि का, क्योंकि मैं सिर्फ जबानी घोड़े नहीं चलाता हूँ। हिम्मत है तो करके बताए मेरे ऊपर। मैं तो नाम के साथ सभाओं में बोल रहा हूँ। आज कम से कम मेरी है तो 20वीं सभा होंगी, मैं नाम के साथ बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार अतुल सावे, ये मुसलमानों के उम्मीदवारों को खड़ा किया है पैसा देकर ताकि वोटों का बंटवारा हो सके। अब मैं नाम के साथ बोल रहा हूँ, और क्या करूं? तो आपकी लड़ाई अतुल सावे से है या फिर महाविकास अघाड़ी के कैंडिडेट से है, या फिर जो पहले आपके दोस्त थे और आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं? और जब मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी कि जब हम यहाँ पे ऐसे मैप लगा करके MIM महाराष्ट्र ऑफिस
सर्च करके आ रहे थे, तो वो हमको लेके गया एक आगे जगह पे, और वहाँ पे पता लगा कि नहीं यहाँ तो ऑफिस नहीं है, वो गफ्फार कादरी साहब का जो है घर है। तो ये क्या है ये मामला? कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। देखिए एक पार्टी के अंदर जब हर पार्टी के अंदर ये इश्यूज आते हैं कि इलेक्शन के वक्त में लोग पार्टी छोड़ते हैं, किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं, हर एक की ख्वाहिश रहती है कि भाई मुझे टिकट मिलना चाहिए। एक एक सीट के लिए है तो 15-15, 20-20 लोग फॉर्म भरते हैं, किसी एक को ही मिलता है, पार्टी का सदर जिसके ऊपर हाथ रखता है। बाकी के लोग जो है वो या तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं वो कहते हैं कि नहीं मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा, मैं किसी दूसरी पार्टी में चले जाऊंगा। तो ये छलांग मारते रहते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे तो फिर आप मुसलमानों को एक करने की बात कर रहे थे, आप में तो खुद ही टूट फूट हो गई। नहीं, ये टूट फूट, इसको टूट फूट नहीं बोलते हैं, इक्के दुक्के आते हैं जाते हैं, तो उसमें इक्के दुक्के मतलब अगर कोई फाउंडिंग मेंबर है या फिर साथ के लोग हैं यहाँ पे महाराष्ट्र में? नहीं साहब, ऐसा नहीं है। देखिए मतलब मजलिस को लाने वाले ऐसे कितने सारे मैं नौजवान गिना दूं जो पिछले 20 सालों से यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कभी आके वो लाइन में खड़े रह के ये नहीं बोले है कि साहब टिकट मुझे देना। हाँ, अब आप जिस डॉक्टर की बात कर रहे हैं वैसे ही दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बहुत अच्छे अच्छे दावेदार थे, लेकिन जब पार्टी ने डिसाइड किया कि साहब ये कैंडिडेट लड़ेगा करके, तो उन्होंने कहा एक्सेप्ट, हाँ हमको कबूल है कि हमारे पार्टी के सदर ने जो भी फैसला किया है। पार्टीज जो है इस हिसाब से चलती है, ऐसा नहीं है कि साहब मुझे टिकट मिलना चाहिए करके। हाँ, अब जब टिकट नहीं मिला है, अब आप आ गए हैं मैदान के अंदर, अब घोड़ा मैदान सामने है। 23 तारीख के दिन पता चल जाएगा कि ये वोट इम्तियाज जलील को मिलते हैं या मजलिस को मिलते हैं करके। इम्तियाज जलील अगर ये दावा करेगा कि साहब ये वोट मुझे मिलते हैं, तो मेरे से बड़ा बेवकूफ़ आदमी नहीं है। ये वोट जो है वो मजलिस को मिलता है, AIMIM पार्टी के नाम के ऊपर मिलता है, पतंग की निशानी पे मिलता है, और ओवैसी साहब को देखकर वोट दिया जाता है। एक बात बताइए इम्तियाज साहब कि आप जो है पहली मर्तबा विधायक बने औरंगाबाद सेंट्रल से जी, और अगर इस चीज से कोई तैयारी कर रहा है तो उसको ये लग रहा होगा कि भाई इम्तियाज जलील अगर चुनाव लड़ेंगे तो सेंट्रल से लड़ेंगे, वो तो यहाँ पे आ गए। तो ये क्या एक तरीके से तो फिर वो आपसी द्वंद्व आपके में भी समझ आता है जो बाकी पार्टियों में भी है। नहीं देखिए, इलेक्शन से पहले लोग मेरे से पूछते थे, पत्रकारों को बड़ा मजा आता था, इम्तियाज जी कहाँ से लड़ेंगे आप? मैं बोलता था झारखंड से लड़ूंगा करके। उसमें मतलब मेरे ये भाई पार्टी का सदर है, उन्होंने मुझसे कहा कि जाओ मालेगांव में लड़ो, धुलिया में लड़ो, बंबई में लड़ो करके, उसमें हमको जाके पार्टी के सदर को मानना पड़ेगा करके उसमें। अब इम्तियाज जलील सेंट्रल से क्यों नहीं लड़ा? सेंट्रल से लड़ना चाहिए था करके। सारी तकलीफ अब इसी बात के ऊपर है कि सेंट्रल से लड़ना चाहिए था ना, यहाँ से क्यों आ गए हैं करके। मैं बोला भाई साहब हम तो एक ही शहर के अंदर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा है, ईस्ट भी, सेंट्रल भी, वेस्ट भी, मैं जिसका MP रहा हूँ 5 साल उसमें, तो सारी तकलीफ मेरे से। हाँ, नरेंद्र मोदी गुजरात छोड़ के है तो वाराणसी चले जाए, वो सब जायज़। हम जरा से मोहल्ले में क्या, एक मोहल्ला छोड़ के दूसरे मोहल्ले में चले गए, तो यहाँ क्यों गए, यहाँ क्यों आए? नहीं तो आपसे आपके जो विरोधियों की बड़ी चाहत होगी ना, बड़ी आपकी बनती होगी, इस वजह से वो आप पे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। साहब विरोधियां हैं, वो कुछ नहीं है उसके अंदर। ये मतलब ये देखिए मजलिस ऐसी जमात है साहब, आपको 19 तारीख तक लगेगा कि भैया इसके अंदर तो इनके पास बहुत नाराज लोग नजर आ रहे हैं करके। 20 तारीख के दिन जब जाते हैं ना, तो हमारे पता नहीं है क्या है ऐसा कुदरत का खेल कि वो जब जाते हैं ना मशीन के ऊपर हाथ ऐसा डालने के लिए, वो हाथ खुद ब खुद 6 नंबर के ऊपर चला जाएगा पतंग के ऊपर। उसमें मतलब वो क्या चीज़ है हमको खुद नहीं पता है। नहीं तो ये जो करिश्मा आप बता रहे हैं कैसे होता था, तो ये पार्लियामेंट चुनाव में तो नहीं हुआ है। आप ये कह रहे थे कि 200 टक्का मैं जीतूंगा। नहीं, सुनिए अब इसके ऊपर सुनिए, ये भी सुनिएगा, बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं ये इलेक्शन साहब बड़ी आसानी के साथ जीत सकता था उसमें। देखिए मेरे खिलाफ जो कैंडिडेट थे UBT के, शिवसेना के, उनकी 3 पॉलिटिकल पार्टीज थी, शरद पवार थे, उद्धव ठाकरे थे, कांग्रेस थी, नाना पटोले थे, ये एक तरफ हो गए थे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, ये एक हो गई थी। हम अकेले लड़ रहे थे और मजबूती के साथ लड़ रहे थे। इलेक्शन के 3 दिन पहले तक हम जीत रहे थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब को पता चला कि मेरा पट्टा यहाँ पे हार रहा है, तीसरे नंबर पर आया है, तो उन्हें हेलीकॉप्टर के अंदर पैसा लेके आए। मैं आपको अब बता रहा हूं, मैं मुख्यमंत्री के ऊपर इतना कोई आरोप लगा सकता है क्या? इम्तियाज जलील लगा रहा है। हेलीकॉप्टर के अंदर है तो करोड़ों रुपया लाया गया था, और वो पैसा जो बांटा गया था वो पुलिस की गाड़ियों के अंदर है तो गांव में भेजा गया था। अब आप सोचिए कोई हिम्मत कर सकता है? हाँ, ललन टॉप कोई हिम्मत कर सकता है क्या कि मैं मुख्यमंत्री को? आप आरोप लगा दे रहे हैं। नहीं, आरोप नहीं, कोई पुलिस वाला खड़े रह के मेरे को ऊपर बोलना कि तेरे ऊपर केस करेंगे, तू हमारे नाम ले रहा है करके। मुख्यमंत्री ने बोलना इसको नोटिस भेजो करके। भेजो तो सही, बताता हूं तुम्हारे को कौन सा हेलीकॉप्टर कब आया था,
कौन सी गाड़ी में पैसा ट्रांसफर किया गया था, 3 दिन वालूज के करीब किस होटल के अंदर मुख्यमंत्री साहब खुद बैठे हुए थे पैसा बांटते हुए, जिस गांव के सरपंच को 1 लाख देना था उसको 3 लाख दे रहे तो उन्हें डांस करना शुरू कर दे रहा था, और उसको 3 लाख के अंदर ये था कि आधा पैसा वो कैंडिडेट के पास खुद आ जा रहा था, क्योंकि कैंडिडेट के 18 शराब की दुकानें थी, उन्हें तो वो शराब वहां से खरीद रहा, तो मतलब इनका बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा था। नहीं, आप ये अब बात कर रहे हो, आप उस वक्त चुनाव आयोग से शिकायत करते या यहाँ के अधिकारियों से शिकायत करते? अरे साहब किस पे करेंगे, जो पुलिस के पास जाके हमने शिकायत करना, उनकी गाड़ियों में पैसा जा रहा था, अब हम किसके पास जाना था? सब आपको लगता होगा कि मतलब ये सब एजेंसी जो है ना ये बड़े न्यूट्रल हो गए हैं करके उसमें। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे जालना रोड के ऊपर एक बड़ी होर्डिंग लगाया मैंने, उस होर्डिंग के ऊपर लिखा कि नेता नहीं बेटा चुनना है करके। अब वो जितने भी लोग जा रहे हैं बोल रहे हैं यार कितना अच्छा लिखा है करके, तो हमारा जो कैंडिडेट है ना अतुल सावे, मैंने बाज़ाब्ता उसके लिए एनओसी लिया, पुलिस की परमिशन लिया, बाज़ाब्ता जो फीस भरना है वो होर्डिंग लग गई, 2 दिन लगे रही। जब उनको लगा कि अरे यार ये बहुत सारे लोग देख रहे हैं इसको, कहीं इसके तरफ चले ना जाए करके, तो उन्होंने क्या करे अपने गुंडों को भेजे, कोई मलानी बोल के बंदा है जिसका एनओसी थी, जिसकी जगह थी उसके ऊपर, और उसको दमदाटी करे कि क्या आवश्यकता होती है, क्या ज़रूरत है तेरे को ये मुसलमानों को यहाँ पे अपने एरिया में लेके आने की, ये करने की करके, और वो बेचारे को मजबूर किए वो होर्डिंग्स निकालने की। तो बेचारे ने होर्डिंग निकाल लिया। अब मैंने पुलिस को बोला कि देखो मैं भी है तो सीधी तरीके से मानने वाला तो हूँ नहीं, अब तुम शराफत से अगर होर्डिंग लगाते होंगे तो लगा लो, नहीं तो मैं कल दोपहर में आ रहा हूँ, मैं खुद खड़े रह के लगाऊंगा करके, और तुम मेरे को रोक सके तो रोको क्योंकि मेरे पास तो परमिशन है। तो वो नेता नहीं बेटा के नीचे भी आपने कुछ लिखा था? नहीं, कुछ भी नहीं लिखा था मैंने। कुछ तो आपका स्लोगन है, मैं कहीं पढ़ रहा था कि बटेंगे नहीं, या फिर हाँ ना, नहीं, ये जो आके जहर डाल के गए हैं ना उसमें, जिनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है तो बोले बटोगे तो कटोगे करके, तो हमने उसके ऊपर लिखे हैं ना बटेंगे ना कटेंगे, हम सब साथ में मिलके रहेंगे, ये हमने लिखा है इसके अंदर। इसमें क्या बुरा लिखा है, हा? और हम उनसे पूछना चाहते हैं किसको बांट रहे हैं, किसको काट रहे हैं, किसको डरा रहे हैं, हा? ये जहर जो लाके आप यहाँ पे वो कर देते हैं ना उसमें, हा? अब देवेंद्र फडणवीस साहब आए, हमारा शहर इंतजार कर रहा है कि यार इतना बड़ा नेता आया हुआ है, बोलेगा कि हमको पानी कब मिलने वाला है करके, तो भाषण में बोल रहे क्या, ए अवैसी, ये भाषण में बोल रहे। आगे बोला कि तो औरंगजेब की, तो दूसरे दिन मैंने भी बोला ए देवेंद्र, मैं भी कहाँ खामोश बैठता उसके अंदर, मैं बोला ले जो भाषा तुमको समझ में आती है वो भाषा हम। तो यही जो अघाड़ी के लोग हैं वो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी और एमआईएम दोनों पे इस तरीके से हमलावर होते हैं और चुनाव को पोलराइज कर देते हैं। हमने क्या करे साहब, शुरुआत तुमने करे, और तुम ये समझेंगे कि तुम शुरुआत कर डालेंगे और हम खामोशी से सुनते रहेंगे, तो अपन वो सुनने वालों में से नहीं है। कांग्रेस के, एनसीपी के मुसलमान लीडरों में और एमआईएम के मुसलमान लीडरों के अंदर यही फर्क है, वो गुंगे मुक्के बहरे रहते हैं, उनको मालूम है शरद पवार ने ऐसा घूर के देखा तो बैठ जाएंगे एकदम से वो। हम बोले नहीं, तू जो भाषा में बात करेंगे उसी भाषा में हम तुझको जवाब देंगे करके, और ये पहली मर्तबा हुआ ऐसा नहीं है, और हम किसी से भी नहीं है। हम मतलब या तो योगी साहब आ जाए कुछ भी बोल दे, वो नारायण राणे का पिद्दू आ जाए वो भी कुछ भी बोल दे, उसके अंदर हम जो भाषा में तू बोलेगा उस भाषा में हम जवाब देंगे। नारायण राणे का पिद्दू माने कौन? पिद्दू बोले तो एक छोटा सा एक है उनका, इतना सा एक ऐसा बच्चा है, उसको मार्केट में लाके छोड़ा गया है कि बोले जाके कुछ तो भी बोलते रहा करके। तो एक दिन मैंने गौर से उसको ऐसा मोबाइल के ऊपर ऐसा वो करके देखा, फिर मैंने कंक्लूजन ये उसके ऊपर आया कि जिस दिन असद ओवैसी साहब ने डिसाइड कर लिए इसको उठाएंगे और शेरवानी की जेब में डाल के है तो लेके चल जाएंगे करके। नीतीश राणे, मतलब नीतीश राणे की बात कर रहा हूँ मैं। नीतीश राणे से आपका क्या झगड़ा है? झगड़ा मेरा नहीं है, उसके अंदर उसकी जबान इतनी हो गई है, इतना सा है लेकिन जबान इतनी बड़ी, और वो समझ रहा है कि मैं कुछ भी बोलूंगा कि भाई मस्जिद में जाके चुन चुन के मारूंगा करके। अब इतू सा है वो, और उसकी बातें देखिएगा कैसी है करके। तो अब बाकी जो लोगों ने सुन लिया उसको, तालियां बजा लिया उसके पर। मैं बोला कौन सी मस्जिद में आता बोल, कितने बजे आता बोल, गाड़ी भेजता मैं तेरे को, कब आता बोल। तो ये जो है ना भैया, ये वो दौर गया है जब एक ऐसा थप्पड़ मारे तो दूसरा इधर भी मारो बोलते थे उसमें। अब हम वो सब सहन करने वालों में से नहीं है साहब, हम मतलब बहुत सहन कर लिए, बहुत सुन लिए, अब डट के जवाब देते हैं, पसंद आओ ना आओ। देखिए कुछ लोग मुझे शहर में मिले, बोले इम्तियाज जलील वो नेता है जो फसाद होता है तो वो आगे आकर के खड़े होते हैं और फसाद को रोकने का काम करते हैं, लेकिन मैं तो उस इम्तियाज जलील से मिल रहा हूँ जो ये कह रहा है कि आकर के लड़ो। नहीं, देखिए मैं उस फसाद के बारे में भी आपको बताता हूँ जो किराड़पुरे के अंदर यहाँ पर राम नवमी, जो आज
हिंदुस्तान के अंदर भगवान राम का क्या दर्जा है ये हिंदू समाज के अंदर हमको पता है ये। और रामनवमी के एक दिन पहले रात में उनकी मंदिर के ऊपर अटैक होता है। उस वक्त जो है किसने किया था अटैक? हिंदू धर्म के ठेकेदार जितने भी थे सब ऐसा ब्लैंकेट में ऐसा सो रहे थे। इम्तियाज जलील गया वहां पे, मंदिर के अंदर रात भर बैठा और ये इंश्योर किया कि मंदिर के अंदर कोई हंगामा नहीं होना। अब मैं आपको बताता हूँ, हाँ, तीसरा गंभीर आरोप लगा रहा हूँ, ये दंगा करवाने में महाराष्ट्र की हुकूमत, महाराष्ट्र की पुलिस पूरी तरह से उनका रोल था उसमें। वरना मैंने ये मांग किया था कि आप इसकी इंक्वायरी हाईकोर्ट जज से कराओ, एक हाईकोर्ट जज से करा दो, क्योंकि 13 गाड़ियां जल गए थे। 13 गाड़ियां मालूम है आपको? कुछ छोटे मोटे गाड़ियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बड़े बड़े वैन्स मंदिर के सामने खड़े हुए हैं और गाड़ियों में आने वाले पुलिस कहाँ है? तो गायब, कोई पुलिस ही नहीं वहां पे। तो मैंने ये सवाल किया कि मैं बोला एक एक जना एक एक गाड़ी चलाते हुए लेके आया क्या कि मंदिर के सामने खड़े कर डालो, आग लगा डालो, 13 गाड़ियां जल जाएंगे करके। मैं बोला बताओ वो गाड़ियों में से आए हुए पुलिस वाले कहाँ थे, कहाँ छुपे थे, इसकी इंक्वायरी कराओ। मैं आज आपको डिमांड कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के 2 मिनिस्टर्स की, केंद्र के हैं अतुल सावे साहब, यहाँ के हैं मिनिस्टर रह चुके हैं, और शिवसेना के भी है, ये 6 के 6 लोगों को बोलो एक पत्र लिखो सरकार को कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए करके। मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि फायर ब्रिगेड कैसा है, तो मेरे पास हर चीज का एविडेंस है। फायर ब्रिगेड बता रही है कि हमको पुलिस वालों ने रोका है कि आगे नहीं जाना है करके उसमें, यानी कि जलने दो। पुलिस रात भर कहाँ थी? इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स कहाँ थे? जब पूरा खत्म हो गया ना, तो हिंदी फिल्मों में जैसा रहता नहीं कि गाड़ियां आती है एकदम से टॉय 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 करते हुए, उसके अंदर तो सुबह सुबह पुलिस वाले आ रहे, बोले हो गया सब ठंडा हो गया है करके। मैं बोला हो गया नहीं, मैंने करा ठंडा। आप थे वहां? रात भर थे? रात भर था, मैं रात भर था एंड आई मेड इट श्योर, मैंने है तो ये ख्याल रखा कि मंदिर के अंदर किसी तरह का कोई ये नहीं होना, क्योंकि मैं भी जानता हूँ, देखिए मतलब ये इस मुल्क की खूबसूरती है भाई कि अलग अलग जाति धर्म और मज़हब के लोग रहते हैं। मैं आपके धर्म का आदर करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे मज़हब की इज्जत करें करके उसमें। हाँ, हम अगर क्लैश करना शुरू कर डालेंगे, हम अगर लड़ना शुरू कर डालेंगे उसमें, तो फिर मतलब इसका कोई अंत नहीं रहेगा। तो मुझे मालूम था कि दूसरे दिन ये त्यौहार बड़े पैमाने के ऊपर मनाया जाता है करके उसमें, तो मैंने इतना इंश्योर किया। रात भर वहाँ पर अकेले बैठ के फायरिंग हो रही, हाँ, वहाँ पर लाठी चार्ज हो रहा, वहाँ पर पत्थर मारे जा रहे हैं करके। आप मुझे ये भी तो बताइए ना साहब, वो मोटरसाइकिल के ऊपर जो लड़के आए थे, जो वहाँ पर हंगामा कर रहे थे, ये कहाँ से आए थे? कहीं ना कहीं हमने 100 करोड़ रुपए के CCTVs लगाए हैं पूरे शहर के अंदर, स्मार्ट सिटी के नाम के ऊपर। कहीं ना कहीं से तो आपको लोकेशन पता चलेगा ना कि ये लड़के आए थे। और सभी लड़कों के चेहरों के ऊपर जो है ना ऐसा स्कार्फ बांधा हुआ था इतने परफेक्ट तरीके से, यानी कि उनकी मंशा यही थी कि एक दिन पहले औरंगाबाद को दंगे का एपिसेंटर बनाए और दूसरे दिन पूरे देश भर के अंदर आगजनी हो करके उसमें। मैंने कहा कि नहीं, ये शहर मेरा है, ये शहर के अगर मुसलमान मेरे हैं तो हिंदू समाज भी मेरा है करके, दलित समाज भी मेरा है। उस नीयत से है तो मैं निकला था और मैंने जाकर है तो मेरा जो फर्ज था एज अ लोक प्रतिनिधि, मैंने वो फर्ज अदा किया। नहीं, आप MP भी थे उसमें और उसमें आपकी जिम्मेदारी बनती थी, तो जो जिन लोगों ने हमला किया वो कौन लोग थे मंदिर पे जो हमला किया, और आपने उन पे कोई कार्रवाई करवाई? नहीं, मैं कहाँ से कार्रवाई करवाता, किसको लेटर देता मैं? आप MP है? मैं किसको मैंने है तो मैं आपको बताऊं, मेरे पास लेटर्स है साहब। आप अगर सोशल मीडिया के ऊपर चले जाएंगे, मेरे फेसबुक पेज के ऊपर, मैंने देश के पंतप्रधान, देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब, महाराष्ट्र के DG, महाराष्ट्र के गृह मंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, इन सबको लेटर लिखा और ये मांगनी की कि किराड़पुरे का जो मामला हुआ था उसकी इंक्वायरी एक हाई लेवल के ऊपर कराई जाए करके उसमें। अब वो कैसा कराते? क्योंकि उसमें शामिल थे ये सब लोग जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। मतलब ऐसा हो गया है, मैं चोर के सामने जाके बोल रहा हूं भैया। ये आपके आरोप हैं? आरोप नहीं है, सच्चाई है। आरोप अगर रहते थे तो मेरे को जेल में डाल देते थे वो, कि इतना गंभीर आरोप तो हमारे ऊपर लगा रहा है, सरकार के ऊपर लगा रहा है, पुलिस के ऊपर लगा रहा है, अभी तक जेल में डाल देते थे मेरे को, इम्तियाज जलील को। लेकिन सर मैं भी बड़ा तोल मोल के बोलता हूँ। 24 साल आपकी कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ हूँ, मैं भी पत्रकार था 24 साल पत्रकार था। और आपको भी दावत दे रहा हूँ, अगर पत्रकारिता से दिल भर गया है तो मेरी पार्टी में आ जाइए, MLA और MP बन जाइए। थैंक यू सो मच। आप जो है आपकी राजनीति आप अभी करते रहिए, हमें जब कभी लगेगा तो हमारा तो अभी पत्रकारिता में ठीक चल रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ इम्तियाज जी
कि आपके ऊपर से ये वाला टैग अभी तक, मैं जैसे शहर में घूमता, कुछ लोगों से बात करता हूँ, तो वो भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी वाला टैग अभी भी आपके ऊपर लोग बहुत लगाते हैं। नहीं, लोग नहीं लगाते हैं साहब। ये क्या है, ये कांग्रेस वाले, एनसीपी वाले, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाले, ये नया नया इनकी शादी हुई हुई है इसके अंदर। तो ये क्या है मालूम क्या, ये कुछ तो ऐसा सॉफ्ट पंचिंग बैग ढूंढते हैं कि हमारी हार का। अब महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं विधानसभा की। अब ये 288 सीटों के अंदर हम कितने सीटें लड़ रहे हैं, तो महज 16 सीटें लड़ रहे हैं। तो वो 16 से भी तकलीफ कई को लड़ रहे, 16 क्यों लड़ रहे हैं? हाँ? तो अब हमने क्या गोटियां खेलते बैठना है कि हमारी पार्टी है, लाओ रे गुल्ली डंडा खेलेंगे अपन करके? भाई हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, हम जहां जहां मजबूत है, जहां से हम जीत के आए हैं, मालेगांव है, धुलिया है, बायकल्ला है, औरंगाबाद है, नांदेड़, ऐसी सीटों के ऊपर हम लड़ रहे हैं करके। तो ये इनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये जो है ना पब्लिक, ये कौम जो है ना, ये हमारा प्रॉपर्टी है, ये इनका राइट जो है हमारे, इन्होंने हमको ही वोट देते रहना, कोई तीसरा आके इनसे वोट नहीं मांगना करके। तो ये इनको हार जैसी होती है ना, तो कुछ तो भी ढूंढते रहते किसको हम, किसके कंधे के ऊपर हम ठोक दे करके उसमें। तो उनको एमआईएम नजर आती है, बोलते हम एमआईएम की वजह से हारे हैं करके। भाई हम तो हरियाणा में लड़े नहीं थे 2019 के अंदर, बोले ये भाजपा की बी टीम है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 543 सीट्स है लोकसभा की, एमआईएम ने लड़ी कितने हैं? पूरे 543 में से 543 है। तो उसमें से पूरे हिंदुस्तान में हमने लड़े कितने मालूम क्या? 3 सीटें। हैदराबाद लड़े असदुद्दीन अवैसी, जीत गए। औरंगाबाद लड़े इम्तियाज जलील, जीत गए। किशनगंज बिहार लड़े, 3 लाख से ज्यादा वोट लेकर 2 नंबर के ऊपर आए। और फिर आप हमको बोल रहे हैं कि आप बी टीम है। 2019 की बात 2019 की बात कर रहा हूँ। 3 सीटों के ऊपर बोले ये बी टीम है करके। अरे 200 सीटें लड़ सकते थे ना, कौन रोकता हमारे को? अभी भी हम 200 सीटें लड़ सकते थे, यहाँ पे कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन हमने तय किया कि इस बार मजबूती के एक 5-10 एमएलए लेके जाएंगे, बाकी तुम्हारे बाकी जो आपकी, अगर आप जो दावा कर रहे हो और आप जीतते हो तो जाओगे किधर? आप सरकार की कौन सी सरकार में? देखिए, हमको तो किसी हालत के अंदर भारतीय जनता पार्टी नक्को, एकनाथ शिंदे नक्को, एक अजीत पवार नक्को। अब अगर समझ लो ऐसा मौका आ गया कि भाई कुछ सीटें कम पड़ रही है सरकार बनाने के लिए महाविकास आघाड़ी को, जिसके पीछे मैं 2 महीने भाग रहा था, भाई हमको ले लो, हम साथ में मिलके आते हैं करके, इतने अकड़े हुए थे, नहीं लेते बोले। मैं बोला वक्त बदलते, हालात बदलते, तकदीर बदलते देर नहीं लगती है। 23 तारीख के दिन हो सकता है ये पूरे के पूरे असदुद्दीन अवैसी के चौखट पे खड़े रहेंगे, आ जाओ ना हमारे पास, आ जाओ ना हमारे पास करके। तो बना दिया सीएम, ले सीएम बना रहे हैं आपके। अरे सीएम, अरे इनका बस चलाना, ये जो है ना चाहने वाले, ये इनका बस चला तो मेरे को नरेंद्र मोदी की जगह पे भी बिठा सकते हैं इसके अंदर, बोलेंगे प्रधानमंत्री देश का, कुछ भी पॉसिबल है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं यहाँ जब शहर के लोगों से बात करता हूँ, कुछ जो पत्रकार हैं या फिर कुछ ज़हीन लोग हैं, उनसे पूछ रहा था, तो बोले यार इम्तियाज जलील इज राइट मैन इन रॉन्ग पार्टी। आपको कभी ऐसा एहसास हुआ? बोले अगर ये एमआईएम की जगह दूसरी पार्टी से होते तो शायद मंत्री हो सकते थे या फिर बड़े पद पे हो सकते थे। अरे साहब, किस पार्टियों की बात कर रहे हैं? चचा भतीजे आपस में सत्ता के लिए मारे जा रहे हैं। इसमें चचा ने अलग ले लिया पार्टी, भतीजा अलग ले लिया। एनसीपी की बात कर रहा हूँ। शिवसेना, बाला साहब ठाकरे ने बनाई हुई पार्टी, कोई तो भी आ गए, बोले पैसे दे रहे क्या, अपन आधी आधी करवा लेंगे करके उसमें। जिसने लिया उसने आधी लेके भाग गया। बोले निशान भी मेरा, नाम भी मेरा है करके। भाई हम तो मजलिस के हिसाब, इतनी तो गारंटी है, हम किसी के साथ जाएंगे नहीं। हम असदुद्दीन अवैसी साहब के गुलाम है साहब, उनके कार्यकर्ता है छोटे से। उनका एक सपना है, उस सपने को साकार करने के लिए अब किसी को क्या पसंद आई होंगी दूसरी पार्टी, हम जहां पर है बहुत अच्छे से है, खुश है। असदुद्दीन अवैसी साहब का ये हिसाब कि ये जो आवाम खड़ी है ना, इनमें से लीडर्स तैयार करने का, नेता तैयार करने का उसमें हम चाहते हैं कि कब तक हम है तो ये शतरंजिया बिछाने का काम करते रहे। हाँ, उनका नेता आ रहा है तो वो स्टेज के ऊपर बैठे और हम नीचे बैठे करके, नहीं। हम बोले ना ना ना। हाँ, उनको तकलीफ क्या थी हमको नहीं लेने की मालूम है क्या? बोले हमारी 3 ही कुर्सियां लगेंगी, एक पे शरद पवार साहब बैठेंगे, एक पे उद्धव ठाकरे साहब बैठेंगे, एक पे नाना पटोले बैठेंगे। मैं बोला नो, चौथी भी लगेगी, उस पर इम्तियाज जलील बैठेगा। तो उनको तकलीफ ये थी कि तुमको लेते हम, लेकिन तुम नीचे बैठेंगे क्या? मैं बोला नहीं बैठते।
अच्छा, इम्तियाज जलील को कभी कभार ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि आता है साहब, लोग आता है। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से तो जीत के आया, एमएलए भी जीता, एमपी भी जीता। सारी दुनिया बोलती थी एमपी कैसा जीतेगा, कॉन्फिडेंस था। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन फिर कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई वो त्रिकोणी चतुष्कोणी मुकाबला हो गया, 4000 के मामूली अंतर से जीत अरे गए। जीत होती है साहब, 1 वोट से जीतो या 1000 वोट से जीतो या 1 लाख से, जो जीता वो सिकंदर। अच्छा, इस बार भी आप अपने विधानसभा में घूम रहे हैं, लोगों पे बीच अपने मुद्दे पहुंचा रहे हैं, लेकिन आप लोगों की जो डॉग फाइट है ना, या फिर उसको कैट फाइट जो भी कह लो, वो बहुत चर्चा में रहती है। जैसे अभी देवेंद्र फडणवीस जी का एक बयान आया और जिसपे ओवैसी साहब ने रिएक्ट भी किया कि वोट जिहाद किया। इस शब्द पे आप कैसे रिएक्ट करते हो? भाई साहब देखिए पंडित जी, क्या है, इनका इलेक्शन मतलब ये है कि इनको मुसलमानों के बगैर इनका एजेंडा पूरा ही होता नहीं है। एक इलेक्शन आया तो बोले हमारी बच्चियां, मुस्लिम बच्चियों के ऊपर कितना जुल्म हो रहा, अत्याचार हो रहा है, भाइयों और बहनों ये हिजाब पहनेगी या नहीं पहनेगी, इसके ऊपर पूरा इलेक्शन निकल जाता है। एक इलेक्शन आता है ट्रिपल तलाक के नाम के ऊपर, एक इलेक्शन आता है जहाँ पर सिर्फ वो पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद यही मुद्दों के ऊपर चलाते हैं। एक इलेक्शन ये आता है कि जहाँ पर वो अब ये नया लेके आए हैं, कटोगे या बटोगे, तो इस तरह के मुद्दे लेकर वो इलेक्शन कराते रहते हैं। एक नारा प्रधानमंत्री जी ने भी दिया है, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। प्रधानमंत्री को मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इतने अच्छे काम किए हैं देश में, महाराष्ट्र में, इतने क्या डर गए कि औरंगाबाद आना पड़ा आज के दिन, यहाँ पे आके प्रचार करना पड़ा? अरे दिल्ली में बैठ के बोलना था मैंने इतने अच्छे काम किया भाइयों और बहनों, यहाँ पे क्यों आए? डरे हुए हैं, डर लग रहा है। 2-3 दिन के बाद है तो यूपी के वो भी आने वाले हैं। कौन? तो उनका नाम नहीं लेते आप? समझ गए साहब, लोग समझ गए। उनका नाम नहीं लेते आप? कौन है आप? क्या वो वोल्डेमॉर्ट हैं जो नाम नहीं ले रहे हैं? अच्छा, मैं अगर नहीं बोलूंगा आप पहचानते के देखिए, टकला कौन है? अब ये तो मतलब फिर ये वो आपको भी कुछ इस तरीके के वो शब्द बोलते हैं इस्तेमाल कर सर, सके? वो बोलते हैं, उन्होंने बोले हैं बोल के मैं उनको इस लहजे में बात करता हूँ। उन्होंने इस मुल्क के मुसलमानों के बारे में ये कहा कि यहाँ के मुसलमानों ने कटोरा उठा के पाकिस्तान चले जाना। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है साहब। उन्होंने शुरुआत की है, इसलिए इम्तियाज जलील है तो उनको है तो अब नाम से नहीं पुकारता, टकला बोलता। तो आप एक चुने हुए मुख्यमंत्री को टकला बिल्कुल बोलेंगे? टकला बोलूंगा। तुमको क्या अधिकार हुआ है कि तुम इस मुल्क के मुसलमानों को ये कहते हैं कि तुम कटोरा उठाओ और पाकिस्तान चले जाओ? साहब 1947 के अंदर जब हमारे बुजुर्गों से पूछा गया था कि तुमको यहाँ रहना है या पाकिस्तान जाना है करके, तो हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि नहीं ये जमीन हमारी ही है करके, इस मिट्टी में हम पैदा हुए और इसी मिट्टी के अंदर हम दफन होंगे करके। अब तुम मुख्यमंत्री बन गए तो हमको कटोरा हाथ में देके वहां पे भी जाओगे? इम्तियाज जलील तुमको अगर टकला बोल रहा है तो बड़ी तकलीफ हो रही है, इस मुल्क के मुसलमानों को तकलीफ नहीं होगी? क्या आपने ठेका लेके रखे हुए हैं मुसलमानों का कि साहब मुसलमानों को जो आए हम बोलेंगे करके, और इनके बारे में कोई नहीं बोले? कोई नहीं बोलता है साहब, किसी में हिम्मत नहीं है, लेकिन हम बोलते हैं, बराबर बोलेंगे। और हमने पहले भी बोला है, तुम जो लहजे में बात करेंगे उसी लहजे के अंदर तुमको जवाब मिलेगा। तो योगी के प्रचार से आपको कुछ डर लगता है क्या, जो इतना तेजी से रिएक्ट करते हैं? डर काहे का साहब, मैं तो बोला हूं उनको आओ मेरे साथ नान खलिया खिलाने ले जाने वाला हूं उनको, मैं दावत दिया उनको, मैंने बाज़ाब्ता दावत दिया मैंने बाज़ाब्ता। अगर आप रुक रहे होंगे तो उनको बोलिएगा कि वो एमआईएम का जो कैंडिडेट है ना, उसने आपको यहाँ का फेवरेट डिश है, जैसा आप लखनऊ से आते होंगे, बिरयानी है वहाँ की, तो यहाँ पे हमारे पास नान खलिया। हमारी जानकारी के मुताबिक वो अपने वेजिटेरियन है। तो खिलाता ना मैं उनको वेजिटेरियन, वेज नान खिलाता उनको, वेजिटेरियन। तो मेरा ये है कि साहब देखिए, एक स्टेट के इलेक्शन के लिए जब वजीर आजम भी आ जाते हैं, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी आ जाते हैं, तो ये इस बात को दर्शाता है कि साहब डरे हुए हैं, इलेक्शन जीतने नहीं वाले हैं, तो बड़े बड़े दिग्गजों को बुलाया जाता है। राज ठाकरे ने भी एक बयान दिया। क्या बोले हो? उन्होंने कहा, मैं आपको उनका कोट पढ़ के सुना देता हूं, आज कुछ मौलवी फतवे जारी कर रहे हैं। क्या फतवे जारी कर रहे हैं? तो सभी मतों को महाविकास अघाड़ी के पक्ष में डाल दो। अगर वे फतवे जारी कर रहे हैं तो मैं आज फतवा जारी करता हूं, आते ही चुनावी रैली में जिन जिन निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवार होंगे मेरे, वहां की जनता हमारे साथ खड़ी हो। अगर कल सत्ता मिल गई तो पहले 48 घंटे में सभी मस्जिदों के लाउड स्पीकर नीचे उतार दिए जाएंगे, वरना राजनीति छोड़ दूंगा। बहुत मजाक करता है ये राज ठाकरे। उसको मालूम है कि मेरा एक भी नहीं आने वाला हूँ, तो बोले बड़ी बड़ी फेंकने में क्या हर्ज है करके, उसमें तो फेंक रहा है वो। उसको मालूम है कि मेरा कुछ नहीं होने वाला है करके। क्या बोल रहे हैं? मेरी सत्ता अगर आ गई, कहाँ से आ गए साहब? एक हिंदी में कहावत है, बिल्ली के ख्वाब में छिचड़े छिचड़े।
तो वैसे कुछ भी बोल डालो अपने उसमें। मेरी सत्ता आ गई तो मैं भोंगे। भाई साहब, ये आपको हर कुछ महीनों के बाद बुखार क्यों चढ़ता है? मेरा ख्याल है 1.5-2 साल पहले यहाँ पे आए थे, बोले निकालने का है करके। अब हम देख रहे हैं कि कहाँ पे है, कौन सी मस्जिद पे चढ़ा हुआ है क्या भैया? कहीं पे भी नहीं है। ये इनको क्या है मालूम, कि थोड़े थोड़े उसके बाद है तो कुछ तो भी चाहिए होता है उसके अंदर। और मैं बताया ना आपको, इनको सबको जो है ना सॉफ्ट पंचिंग बैग क्या है होता है, मस्जिद, लाउड स्पीकर, अजान, हिजाब, ट्रिपल तलाक, मंदिर, ये यही सब इनके सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं। राज साहब, आप बहुत आगे बढ़ सकते थे, बहुत आगे जा सकते थे उसमें। कुछ काम की बातें करिएगा उसमें। आप भी वही मोदी जी के जैसे फेकम फाकी शुरू कर डालते हैं जहाँ मिले तो। एक बात और बताइए, मैं बीते दिनों एक तस्वीर देखता हूँ और उस तस्वीर में सड़कों पे मानव शरीर ही शरीर नजर आते हैं, गाड़ियां नजर आती हैं और सारी गाड़ियां मुंबई की तरफ जा रही थी, जिसको लीड कर रहे थे इम्तियाज जलील जी। क्या मसला था और क्यों आप बीच रास्ते मुंबई अंदर नहीं घुस पाए और वापस आ गए? देखिए पंडित जी, मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, मैंने आपको इसका जवाब दिया हूँ कि मैं आपके धर्म की इज्जत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे मजहब का एहतराम करे करके। यहाँ पर एक रामगिरी नाम का एक शख्स है जो अपने आप को महाराज बोलता है। अब ये महाराज भी बोले तो एक तरीके से ये धंधा हो गया है कि भगवा चोला पहन लो, अपने आप को महाराज बना लो करके, उसमें ये धंधा हो गया है करके। कितने सारे महाराज जो है वो जेलों के अंदर बंद है अभी इसमें। ये रामगिरी जो है, ये मैंने आपको बता रहा हूँ, ये रामगिरी जो है ये इसने उसी प्रवचन के अंदर, आपको क्या कह रहा हूँ कि कितने सारे महाराज जेलों के अंदर बंद है, वो व्यक्ति टू व्यक्ति वेरी कर सकता, हो सकता है कि कितने सारे मौलवी भी जेल में बंद होंगे ना। जय भाई, जो गलत काम कर रहा है वो जेल में जाना चाहिए ना उसमें। मैं कहाँ पैरवी कर रहा हूँ कि साहब मैं सिर्फ महाराज है, अगर कोई गलत काम मुसलमानों के अंदर कर रहा है तो वो भी अगर जा रहा है तो हमको कोई ये नहीं है ना, कानून। मैं इसी बात के ऊपर कि जिस रामगिरी ने उसी प्रवचन के अंदर 2 दिन पहले, ये आपके लिए बहुत अच्छी स्टोरी है कि इस्लाम की इतनी तारीफ करता है वो पैगंबर मोहम्मद, जो हमारे लिए मुसलमानों के लिए पूरी दुनिया के अंदर, मतलब अगर हम किसी को मानते हैं जिसके आगे हम ये करते हैं तो वो हमारे पैगंबर मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम उनके बारे में अगर कोई गलत बयानी करता है उसमें, वो बयान देने के 2 दिन पहले वो इस्लाम धर्म की तारीफ कर रहा है, वो पैगंबर मोहम्मद साहब की तारीफ कर रहा है, बल्कि कुरान की एक आयत भी वो पढ़ के सुना रहा है, कुरान की आयत। उसी इसमें 2 दिन के बाद अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि उसको इस्लाम धर्म भी ख़राब लगने लगता है, उसको पैगंबर मोहम्मद साहब के ख़िलाफ़ भी बोलने के। तो इसके पीछे भी एक राजनीति थी, और राजनीति क्या थी? जिस दिन उसने ये बयान दिया उसके दूसरे दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब आते हैं और आकर उसको बाजू बिठाकर एक भाषण देते हैं, और उस भाषण के अंदर कहते हैं कि इस राज्य के अंदर हम महाराज तुम्हारे बाल को भी धक्का नहीं लगने देंगे करके, तुम्हारे को कोई कुछ नहीं कहेगा करके। पूरे महाराष्ट्र नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 60 FIRs रजिस्टर हुए, 60 FIRs ये रामगिरी के खिलाफ। एक के ऊपर भी कार्रवाई नहीं। क्या आप ये तस्वर कर सकते हैं कि इम्तियाज जलील किसी हिंदू देवी देवता के बारे में बोलेगा? मैं खतई नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरा मजहब इजाजत नहीं देता है। आपका जब प्रवचन सुनने के लिए, महाराजों का प्रवचन सुनने के लिए लोग आते हैं तो उसमें यह सुनना चाहते हैं कि एक इंसान की हैसियत से आपने जिंदगी कैसी गुजारनी चाहिए, मेरे धर्म की अच्छाइयाँ ये है। तुम अपने बारे में कुछ नहीं कहेंगे, इसका धर्म ऐसा, उसका धर्म ऐसा, इसने ऐसा, तुम अपने बारे में बताओ ना भाई। तो जब ये कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी तो हमको एक पैगाम देना था मुख्यमंत्री साहब को, हुकूमत को, पुलिस को कि साहब 60 FIRs हुए हैं, आप कार्रवाई करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं है, लेकिन हम भी जिंदा है, हम भी अपना एहतजाज, प्रोटेस्ट हम डेमोक्रेटिक वे से, पीसफुल तरीके से हम करवा सकते हैं। हमने कहा कि चलो बम्बई आ गए पूरे, तो हज़ारों की तादाद के अंदर लोग गाड़ियां लेकर पहुंच गए। एक मैसेज देना चाह रहे थे इन तमाम लोगों को जो उठे सुटे बस मुसलमान, इस्लाम, धर्म के बारे में है तो अनाप शनाप बकते रहते हैं। कहीं ना कहीं हम तो ये मांग कर रहे हैं, मैंने रिटर्न के अंदर दिया हूँ, एक ऐसा कानून इस देश के अंदर आना चाहिए कि इम्तियाज जलील ने पांडे जी के धर्म के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए, गलत बातें, और पांडे जी ने यह ख्याल रखना चाहिए कि इस्लाम धर्म के खिलाफ उन्होंने कुछ गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। ऐसा कानून हो कि आप अगर कानून तोड़ते हैं तो आपको ये सेक्शंस के अंडर में कार्रवाई होनी चाहिए करके। अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा है इसमें, इस वजह से हमको सड़क के ऊपर आना पड़ा। फिर आपकी नीतीश राणे से बहुत नोकझोंक हुई और उन्होंने कहा कि बस इतना ही, ये तो मैं पोहे में खा जाता हूँ।
नहीं, उन्हें पोहे के खाने के लायक है, उसके अंदर छोटा सा है वो, छोटा सा है वो, पोहे वोहे खा के उसका पेट भर जाता है, पोहे खा के आप किसी के उसको भी बुलाता हूँ, उसको भी बुलाता हूँ मैं यहाँ पे नान खलिया खा के देख करके एक मरतबा उसमें। नहीं, लेकिन आप जब किसी के शरीर पे ऐसे टिप्पणी करते हो तो ये बॉडी शेमिंग की कैटेगरी में नहीं अरे आता? साहब मतलब देखिए, मैं इंसानों की अगर बात करता होता था ना तो फिर मैं इंसानों के तरीके से जवाब दिया होता मैं, ये लोगों का कोई ये है साहब, किस लेवल के ऊपर जा रहे हैं, कैसे कैसे भाषण दे रहे हैं, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि इस देश के अंदर अगर कानून है तो कोई पब्लिक के प्लेटफॉर्म के ऊपर, स्टेज के ऊपर खड़े रह के ये बोल सकता है कि मैं मस्जिद में घुस के चुन चुन के मारूंगा? बिल्कुल नहीं, कानून बिल्कुल इजाजत नहीं तो देता। कानून इजाजत नहीं देता है ना, ये तो कोई आम आदमी भी बता देगा, कोई बच्चा भी बता देगा। क्यों उसको गिरफ्तारी नहीं हुई, क्यों उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई? यानी कि इसका मतलब ये है कि आप कार्रवाई करना चाहते ही नहीं है, उसको छोड़ दिए है मार्केट के अंदर, तू बोल जो बोलना है करके। अब हमारी भी एक लिमिट थी, हम पहले नहीं बोलते थे, हम भी सुनते थे, उसके अंदर एंजॉय करते थे, लेकिन जब पानी सर के ऊपर से आने लगा ना तो फिर हमने सोचा कि नहीं भैया, अब इसको तो जो भाषा समझ में आती है उस भाषा के अंदर जवाब देना पड़ेगा। तो ये आप लोग एक तरीके से मैं जब ये देखता हूँ महाराष्ट्र का इलेक्शन, तो आप लोगों ने इस चुनाव को पूरा एकदम धर्म सेंट्रिक बना दिया, हमने क्या करे साहब, जाति सेंट्रिक बना दिया है। मुद्दों की बात तो हो ही नहीं रही है। औरंगाबाद शहर को पानी चाहिए या फिर जो सड़कें चाहिए, इसकी बात तो कोई कर नहीं रहा है। वेरी गुड, इसलिए नहीं कर रहा है साहब। देखिए, औरंगाबाद में पानी की समस्या जो है ना वो बहुत गंभीर है। वो पिछले कई सालों से यहाँ पे 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन के बाद पानी आता है। क्यों आता है मालूम है आपको? यहाँ का पूरा पानी का ठेका जो है, पूरा देश भर में पहला ऐसा केस था कि पानी का ठेका जो है वो एक समांतर नाम की कंपनी को दिया गया था, जो 20 साल यहाँ पर पानी सप्लाई करने का काम करने वाली थी उसमें, और उसके बदले में वो करोड़ों रुपया है तो कॉरपोरेशन के साथ उनकी डील हुई थी। अब सवाल ये उठा, जब हम एमएलए बने तो हमने जानकारी हासिल करी, तो ये समांतर किसकी कंपनी थी पता है आपको? भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो जी न्यूज के मालिक है, सुभाष चंद्र गोयल साहब की कंपनी थी। सारी दुनिया पे प्रेशर डाल दिए, उनके एमएलए, एमपी, जितने भी सेना के, कांग्रेस के, सबको मैनेज कर दिए। इम्तियाज जलील पे खूब दबाव डाला गया कि भैया ये कंपनी को आने दो। मैं बोला 1 इंच मैं खोदने नहीं दूंगा करके यहाँ पे, और आखिर में मैंने उनको भगाया 2018 के अंदर। अगर यही काम इन्होंने 2014 के अंदर एक्सेप्ट कर लिए होते तो अभी तक तो पानी आ गया होता हमारे पास। हमने मांगनी की थी कि ये काम एमजेपी को दे डालो, सरकारी एजेंसी है, 50 किलोमीटर की लाइन खींचना था, यहाँ पे 50 टाकिया बनाना था, पानी हमको हर रोज मिला होता। लेकिन आपको पानी में से पैसा कमाना था। पानी की समस्या दूर हुई क्या? नहीं हुई ना, वही तो बता रहा हूँ ना मैं। अब इनका जो इतना स्लो पेस के ऊपर है, अब पानी में से भी पैसा है। मैं आपको बताऊं, अब मैं आपको एक और एक आरोप लगा रहा हूं, बहुत गंभीर है उसके अंदर। वो मिनिस्टर में अगर हिम्मत होगी तो मेरे को नोटिस भेजना। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया तेलंगाना की एक कंपनी को, और जो मिनिस्टर साहब है ना 6 महीने तक साइन ही नहीं कर रहे, क्योंकि उनको जितना टक्का चाहिए था कमीशन, वो कमीशन वो हैदराबाद की एजेंसी बोली हम नहीं देते। मिनिस्टर की बात ये वाटर वर्क्स के मिनिस्टर थे, गुलाबराव पाटिल, नाम के साथ बोल रहा हूं ना मैं, तो अगर वो ईमानदार होगा तो मुझे नोटिस भेजना, मेरे ऊपर केस करना। कोई नहीं करता साहब, क्योंकि मैं भी है तो ऐसा 24 साल ये कुर्सी पे बैठा था, तो सब मालूम है मेरे को क्या क्या बोलना है, कितना बोलना है। तो एक मैं चलते चलते आपसे एक आध सवाल और पूछना चाहता हूँ। लोगों ने कहा कि इम्तियाज जलील को बहुत दिक्कतें होती हैं, कुछ भी चीज़ से दिक्कत हो जाती है, नाम बदलने से दिक्कत है। औरंगाबाद का नाम बदला, छत्रपति संभाजी नगर नाम किया गया, इससे भी इम्तियाज जलील को दिक्कत है। देखिए साहब, एक शहर की पहचान होती है, एक शिनाख्त होती है। मैं औरंगाबाद शहर के अंदर पैदा हुआ हूँ, और हर शहर का अपना एक इतिहास होता है, गुड, बैड और अगली, वॉट एवर इट इज़, लेकिन एक इतिहास होता है। शहर का नाम बदलते वक्त होम मिनिस्ट्री ने कुछ गाइडलाइंस दे के रखी है कि आप किसी शहर का, किसी रास्ते का, किसी बिल्डिंग का नाम अगर चेंज कर रहे हैं तो ये क्राइटेरिया के अंदर बैठना। कोई क्राइटेरिया के अंदर बैठा नहीं। बाल ठाकरे साहब जब यहाँ पर अपनी राजनीति, हिंदू धर्म की राजनीति लेकर आए, तो उन्होंने यहाँ पर आए और एक सभा के अंदर बोल डाला कि अपने को ये नाम शहर का बदलना है करके। 30 साल शिवसेना ने अपने राजनीतिक रोटियां जो सेकी है इसी नाम के मुद्दे के ऊपर सेकी। बड़ा कोर्ट कचहरी भी हुआ है, बड़ा कोर्ट कचहरी ये वो हुआ है करके उसमें। तो ठीक है, उसके अंदर अब हुकूमत आपके पास है। आप देखिए, हमारी दिक्कत क्या होती है साहब कि आप मुझे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए।
आप मुझे ये नहीं बोल सकते हैं कि साहब आपने सिर्फ इसी नाम से पुकारना चाहिए, आपने यही नारा लगाना चाहिए, यही बोलना चाहिए। नहीं सब, जमहूरियत है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, उस हिसाब से देश चलेगा। आप दादागिरी दमदाटी करके है तो नहीं कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ इसका विरोध किया है ऐसा नहीं है। मैंने दिल्ली का मुग़ल गार्डन, भाई बनाया मुग़लों ने, हाँ वो मुग़ल गार्डन है, तुमने नाम चेंज कर डाले। बम्बई गए हैं ना आप, बम्बई का विक्टोरिया टर्मिनस, आज भी लोग उसको वीटी स्टेशन के नाम से ऊपर कितने सारे लोग जानते हैं। ये किसने बनाया था? ये अंग्रेजों के दौर के अंदर ये विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन बनाया गया था। इन्होंने बोले नहीं हमको अच्छा नहीं लग रहा, बोले ये नाम अंग्रेजों की याद आती है करके। तो उसूलन अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा था तो पूरी बिल्डिंग को गिराना था, नई बिल्डिंग बनाना था। तो उन्होंने क्या करे, बोर्ड निकाल दिए और उसके ऊपर डाल दिया CST। तो बिल्डिंग तो वही है, इतिहास तो यही कहने वाला है कि साहब ये जो बिल्डिंग बनी है, बम्बई का वीटी स्टेशन जो बना है, ये अंग्रेजों ने बनाया है। ये देखिए अंग्रेजों का टाइम का आर्किटेक्चर और छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम का जो आर्किटेक्चर है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप बिल्डिंग देख के ही, बगैर अगर किसी का बोर्ड नहीं देखेंगे तो आप ये बता सकते हैं कि ये बिल्डिंग जो है ये अंग्रेज़ों के पीरियड के अंदर बनाई गई थी। तो आप जो है ना अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ये सब राजनीतिक खेल खेलते रहते हैं। बीजेपी लेकिन इस पे आरोप लगाती है कि जब संभाजी, छत्रपति संभाजी के नाम पे ऐतराज होता है तो कहीं ये औरंगजेब के प्रति सहानुभूति या प्रेम तो नहीं साहब, देखिए क्या है कि ये इतिहास के हिस्से रहे हैं। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह भी मतलब इतिहास का एक हिस्सा रहे हैं, टीपू सुल्तान भी इतिहास का हिस्सा रहे हैं में, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज भी इतिहास का एक हिस्सा रहे हैं करके। लेकिन अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से आपने क्या करे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो है ना ते म्हणजे वो हिंदुओं के लिए मानते हैं, जबकि उनको छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पता ही नहीं है कि उनकी पूरी फौज के अंदर मुसलमानों का कितना बड़ा किरदार हुआ करता था। उनकी आर्मरी जहाँ पे हथियार सब रखे जाते थे उसकी देखरेख करने वाला कौन था। तो ये सब चीज़ें जो है ना, आपने हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के हमको क्या अच्छा लगता है उतना एक्सेप्ट कर लिए है और बाकी छोड़ दिए हैं विवादों के अंदर के। उसमें हम मानते हैं ना हम, लेकिन राजनीति नहीं करते हैं। ये हिस्टोरिकल जितने भी महापुरुष हैं उनके नाम के ऊपर हमने घटिया राजनीति कभी नहीं की है, यही लोग करते हैं। तो अभी आपके शहर का नाम बदल चुका है। एक सवाल आपसे अक्सर टकराता होगा, आप इतना खुल के और इतने अच्छे तरीके से बता रहे हैं, रात के 12 बज रहे हैं, लेकिन मैं वो भी आपसे पूछ लेना चाहता हूँ। इस सवाल से आपका ज़रूर राब्ता होता होगा। लोग कहते हैं कि पता नहीं, मुझे भी बड़ा अजीब सवाल लगता है, लेकिन लोग ज़रूर पूछते हैं कि इम्तियाज़ जलील से पूछना कि पहले धर्म या पहले देश। ये सवाल मुझे किसी ने पूछा था, उसमें एक पत्थर उठाऊं मैं और मैं अगर आपको पूछूं कि मुझे एक आंख फोड़ना है आपकी, कौन सी देंगे? ये देंगे या ये देंगे? नहीं मुझे मतलब भाई, मैं अगर किसी से पूछूंगा भाई साहब मुझे एक आंख फोड़ना है ना आपकी, बोलो ना कौन सी है, ये वाली फोड़ूंगा ये वाली फोड़ूंगा, प्लीज बोलो मेरे को, जल्दी से बोलो कौन सी फोड़ूं करके। हाँ भाई, ये देश है, ये मेरा मजहब है, दोनों साथ में चल रहे हैं, तकलीफ किसको हो रही है? दोनों चल रहे हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है साहब। लेकिन क्या दिक्कत क्या है मालूम क्या, कि आप इस इंतजार में है कि इम्तियाज जलील बोलेगा कि नहीं मेरे लिए मजहब पहले है, तो फिर आप मेरे को सर्टिफिकेट दिला लेंगे कि ये देशद्रोही है करके। नहीं सर, मेरा मजहब, मेरा धर्म जो है, मेरे मजहब ने, मैं आपको पांडे जी एक बात बताता हूँ, हमारे मजहब ने हमको ये बताया है कि अपने देश से वफादारी, अपने देश से मोहब्बत, ये अगर आप इस्लामिक किताबें अगर पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको अपने मोहब्बत से, अपने देश से कैसी मोहब्बत होनी चाहिए, वफादारी होनी चाहिए। लेकिन आपको सर्टिफिकेट देना है इम्तियाज़ जलील को क्या बोल रहा है करके। अब अगर कोई सवाल करा तो मैं पत्थर छुपा के रखूँगा, बोलूँगा फोड़ता एक फोड़ता, बोलो फिर कौन सा है करके। उसमें कुछ नहीं है सर, मतलब दिस इज़, ये बेसिकली जब से भारतीय जनता पार्टी आई है ना, उन्होंने ये ऐसे बहुत सारे सवाल खड़े करना शुरू कर डाले हैं कि आप ये बताओ करके। उसमें आप होते कौन है साहब मेरे से सवाल करने वाले? भारतीय जनता पार्टी का वजूद क्या है? आप मेरे से, मैं उनको बताऊं क्या कि जिस दिन 1947 के अंदर ये मुल्क आज़ाद हुआ, पाकिस्तान चला गया, हिंदुस्तानी मुसलमानों ने 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी, ये दोनों ही दिन, पहले ही दिन से उन्होंने तिरंगे को अपने सीने से लगाया, तिरंगे को लहराया। आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ,
अपने हेडक्वार्टर पे कितने साल के बाद तिरंगा लहराया आपको पता है? 45 साल के बाद, मुल्क आजाद होने के 45 साल के बाद आरएसएस ने अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा लहराया। उनको 45 साल लगे। अपने मुल्क से उनकी मोहब्बत कितनी। हम तो पहले दिन से है तो तिरंगे को अपनाए हैं, लहराए हैं। इसमें बंबई भी गए हैं तो हरे नीले पीले झंडे लेके नहीं गए थे, तिरंगे लहराते हुए गए थे कि ये बताने के लिए कि मुल्क हमारा है करके, ये मुल्क हमारा भी है। नहीं तो बोलेंगे अरे तो गवर्नमेंट ने मुल्क ले लिया है करके उसमें। तो ये सब चीजें जो है ना, कोई भी काम की वो नहीं करेंगे। अब हम बोल रहे देवेंद्र फडणवीस साहब पानी कब मिलेगा, तो बोले ओ वैसी। चलिए आखिरी सवाल, आप अपना मुकाबला इस विधानसभा में बीजेपी के कैंडिडेट अतुल सावे से देखते हैं, या फिर महाविकास अघाड़ी के प्रत्याशी से देखते हैं, या फिर जो आपके साथी थे आपको छोड़कर चले गए, या फिर वंचित अघाड़ी जिससे आपका पहले गठबंधन था और बाद में टूट गया? नहीं, मेरे साथी जो मेरे को छोड़ के गए ना, पूरी कोशिशें कर ले रहे हैं उसके अंदर कि भाजपा कैसा जीत के आती है करके, जिताने में लगे हुए हैं, लेकिन कोई नहीं होने वाला है। वो 20 तारीख के दिन मैंने आपको जैसा बताया ना, अलग अलग जगह के ऊपर वो बटे हुए होंगे, लेकिन 20 तारीख के दिन जब वोट डालने के लिए जाते हैं ना उसमें, तो ऐसा उनको देखने की जरूरत नहीं रहती। खुद ब खुद उनकी उंगली 6 नंबर पे ऊपर पतंग के ऊपर चले जाती है उसमें। तो मुकाबला हमारा किससे होने वाला है? अगर हमारा अतुल सावे से अगर रहता, अगर वो बहुत मजबूत कैंडिडेट रहते, नरेंद्र मोदी साहब को यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ी होती। आ गए, डरे हुए हैं, हारने वाले हैं, और 3 दिन के अंदर वो भी आने वाले हैं। वो भी आने वाले हैं से इशारा करते हैं योगी आदित्यनाथ की तरफ, और आपकी सारे समर्थक जो है वो हंसने लगते हैं। आप ने बड़ी बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए। चलते चलते एक बात और बता दी, आपके एक दोस्त है, उनसे भी आपकी बड़ी लड़ाई होती रहती है, अबू आजमी। अबू आसिम जो है ना, अभी फिलहाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के इशारों के ऊपर काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। हाँ, लेकिन देखिए महाविकास आघाड़ी के अंदर उनको 2 टिकटें मिली है, 2 सीटें मिली है। एक उनकी खुद की सीट है और एक भिवंडी की सीट मिली है। लेकिन उन्होंने कितनी सीटों पे लड़ा रहे हैं पता है? जहां पर एमआईएम मजबूत है, धुलिया में कैंडिडेट, मालेगांव में कैंडिडेट, इम्तियाज जलील के खिलाफ कैंडिडेट, वारिस पठान के खिलाफ कैंडिडेट। किसके इशारों पर किया जा रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस के इशारों के ऊपर ये किया जा रहा है। आप जब ये कहते हो कि पार्टी चुनाव लड़ने का अधिकार है, आप भी तो समाजवादी पार्टी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कई सारी सीटों पे चुनाव लड़ते हो। नहीं, मेरा ये है कि मैं गठबंधन का हिस्सा नहीं हूं, मैं अपने मर्जी का राजा हूं। मुझे 288 लड़ने का है, मैं 288 लड़ सकता हूं, मैं अपने मर्जी का राजा हूं, किसी का मेरे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तुम्हारा तो कंट्रोल है भाई साहब। उन्होंने बोला फ्रेंडली फाइट है। इकाई की फ्रेंडली फाइट है। इलेक्शन में कोई फ्रेंडली नहीं रहता है, उसके अंदर कोई दोस्त कुछ नहीं रहता है। हा? आपको 2 सीटें मिली, 2 के ऊपर लड़ना था करके, आप 2 के चक्कर के अंदर अबू आसिम साहब इंशाल्लाह तुम्हारी गोवंडी की सीट भी गयो। आपने कैंडिडेट उतार दिया? उतारे, आखिरी के 5 मिनट में हमने भी एबी फॉर्म दौड़ाए। अबू आसिम ने अपने कैंडिडेट को 2:30 बजे भिजा यहाँ पे, वो बेचारा ऐसा खामोशी से बैठा हुआ एबी फॉर्म लेके कि अब डाल दूंगा करके। लेकिन हमारे भी पंटरा घूम रहे थे वहां पे, बोले साहब उन्हें ला लिया समाजवादी का। मैं बोला ला ले दे, 5 मिनट पहले मैं भी अबू आसिम के खिलाफ 5 मिनट पहले डलवा दिए फॉर्म, अब लड़ो। तो आप लोग की ऐसी लड़ाई चल रही है? लड़ाई फ्रेंडली फाइट। वाह। तो अब तक तो आप लोग बातचीत से समझ चुके होंगे इम्तियाज जलील के किरदार को, इम्तियाज जलील की बातचीत के तरीकों को, और इनकी हाजिर जवाबी को, और इनके ढेर सारे आरोपों को, और नाम लेकर जो इन्होंने आरोप लगाए, इसको जनता तोलेगी, इसको टटोलेगी। अब वोटिंग में ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। महाराष्ट्र का चुनाव 20 तारीख को वोटिंग होनी है। औरंगाबाद ईस्ट जो संभानगर, छत्रपति संभाजीनगर ज़िले की सीट है, इस सीट पर सबकी नज़र है, हमारी भी नज़र रहेगी। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी मस्त मौला मोहन है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।